लेट्स सी कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज एंड्रॉयड, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स क्या है, व्हाट इज ओपन सोर्स। ये वर्ड बड़ा यूज होगा थ्रू आउट आपकी डिग्री। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हम ना ओपन सोर्स पे काम करते हैं, हम ओपन सोर्स पे काम करते हैं। ये क्या चीज है, इसको भी पोस्टमार्टम करते हैं। एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है, यानी आज अगर हम बात करें तो आज हमने एंड्रॉयड में अगर एंटर ही हो रहे हैं ना, तो ये एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है ये भी देख लेते हैं। इसके वर्जन कौन कौन से आ चुके हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्दर, व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड असल में जो है ना, लिनक्स बेस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने तीन वर्ड को यूज किया है। लिनक्स, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कहता है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, अभी हम एक एक करके तीनों का वर्ड का मतलब सीखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हमारे पास वर्ड आया। अगर किसी को इन तीनों वर्ड्स के बारे में नहीं पता तो उसकी मैंने अलग अलग स्लाइड्स बना दी थी। तो इसे ये डिजाइन किया गया था प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस और सच है स्मार्टफोन और टैबलेट्स, ये दोनों के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, फर्दर इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शायद सिर्फ टच डिवाइसेस के लिए नहीं था। एट द स्टार्ट इसे हमने डिजिटल कैमरास के लिए बनाना शुरू किया था। फिर बोर्ड्स के लिए इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इसे एक्सीडेंटली हमने बनाना शुरू कर दिया स्मार्ट डिवाइसेस के तौर पर। ठीक है, वो कैसे होगा सारा देखते हैं इसके बारे में। ओपन सोर्स क्या होता है, एक ऐसी चीज, ओपन का मतलब होता है लाइसेंस फ्री। लाइसेंस होता है ना, जैसे हमने ऑफिस अगर आपने इंस्टॉल किया हो तो वो आपसे एक्टिवेशन की मांगता है कि भाई इसको ना आप फ्री यूज नहीं कर सकते, इसको एक्टिवेट करो फिर यूज करो। हाँ, आपको कुछ क्रैश वर्जन भी मिल जाते हैं जिसमें एक्टिवेशन या लाइसेंस पहले से लगा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें लाइसेंस फ्री होती है ना, उसे कहते हैं ओपन सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होगा, सोर्स का मतलब कोड है। सोर्स का मतलब सोर्स कोड की बात कर रहा है वो। तो अगर इसको पढ़े तो ये कहता है द सोर्स कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, टू द जनरल पब्लिक। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास लिनक्स का एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, वो कहते हैं कि ना इसका कोड भी आपको मिल जाएगा। आप उसी कोड को एक्सेस करो, उसका अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशन करने के बाद जो नया वर्जन बनेगा ना, उसको आप लॉन्च कर दो, तो वो आपके नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो की जाती हैं उसे कहते हैं ओपन सोर्स, जो भी आपके प्लेटफॉर्म है। तो एंड्रॉयड की बात की जाए, ये भी एक ओपन सोर्स है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं। वो कौन सी कम्युनिटीज हैं आगे हम बात करेंगे। तो बहुत सारी कम्युनिटीज कर रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ही इसके ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज को मिक्स करके इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इस पे आगे बात करते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब ये होगा, ओपन का मतलब फ्री लाइसेंस, यानी इसका कोई भी पैसे नहीं देने, लाइसेंस फ्री होता है। और सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड। फर्दर बात करें तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अनेबल्स हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपस में कम्युनिकेशन हो सके। उसकी जो कम्युनिकेशन करवाता है ना उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी के लिए हम इसकी एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल मैंने ना वीएलसी को प्ले किया। वीएलसी एक मीडिया प्लेयर है, उसको जैसे मैंने रन किया ना, तो कमांड ये गई कि भाई इसे ओपन कर दो। ओपन हुआ, ओपन करने के बाद मैंने कोई सॉन्ग पे क्लिक किया और एक प्ले का बटन नीचे आ रहा है। जब मैं उसे प्ले का बटन हिट करता हूँ ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है हार्डवेयर को कि भाई ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसने ये सॉन्ग को प्ले किया है, इसके अंदर दो हार्डवेयर इन्वॉल्व है। तो पहला हार्डवेयर जो है ऑडियो वाले को अनेबल कर दो। फिर उसने बोला कि स्क्रीन जो है ना उस पे आप दिखाना शुरू कर दो। तो दोनों सॉफ्टवेयर की कमांड जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है ना, वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स सी कि लिनक्स क्या होता है। लिनक्स भी हमारे पास फ्री है और ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है ना वो लिनक्स ही है।
लिनक्स कहते हैं कि मेरे पास ना आपको सॉफ्टवेयर जो है ना उसका कोड मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा इसके बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, जैसे यूबंटू आपको मिल जाता है, काली लिनक्स मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह रेड हैट आपको मिल जाता है। इस तरह के जो इसके वर्जन्स है ना डिफरेंट, वो किसने बनाए हुए हैं, वो असल में किसी कम्युनिटीज ने बनाए हुए हैं। यानी डेवलपर्स आप ही की तरह के, हमारे तरह के कोई डेवलपर ने इसका कोड उठाया होगा, उसमें मॉडिफिकेशन की होगी, और नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना होगा ना उसको उसने लॉन्च कर दिया। तो वो इसका ओपन सोर्स इसे बोला जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड अराउंड द लिनक्स कर्नल। और जो उसे थ्रू आउट मैनेज कर रहा होता है ना उसे कहते हैं लिनक्स का कर्नल। कर्नल मैनेज कर रहा होता है उसकी जितनी भी कमांड्स आ रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेट्स सी के हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंड्रॉयड का नाम एंड्रॉयड कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कि सबसे पहले ना जो एंड्रॉयड था ना वो स्टार्ट हुआ था 2003 के अंदर ना। एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, अमेरिकन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका नाम था ये एंड्रॉयड इंक भी बाद में उसका नाम पड़ा था। उसने क्या किया था, 4-5 बंदों की टीम थी, और उन्होंने ना डेवलपमेंट स्टार्ट की। एंडी रॉबिन नाम का एक बंदा था, उसने 4-5 बंदों की टीम बना के डेवलपमेंट स्टार्ट की। उसने कहा कि मैं डिजिटल कैमरा के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल सके ना वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना हमें। तो वो जो बंदे थे ना आपस में मिलकर जब उन्होंने काम किया तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो डिजिटल कैमरास के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो वो जो लीड कर रहा था ना उस टीम को, उसका नाम था एंडी रॉबिन। तो उसने अपने ही नाम से, उसे ना असल में डेवलपमेंट का इंटरेस्ट पता किसमें था, रोबोट्स के अंदर। तो उसने रोबोट्स का डीरोइड वो उठाया, फिर अपने नाम का पहला हिस्सा एनडी को उठा के ना एंड्रॉइड करके यूं बनाया था उसका नाम, ठीक है। तो बाद में उसने अपनी कंपनी का नाम भी एंड्रॉइड एंड्रॉइड इंक के नाम से कंपनी का नाम रख दिया था। 2004 में क्या हुआ, गूगल ने ना एक्वायर कर लिया इस कंपनी को, खरीद लिया एंड्रॉइड इंक वालों को। तो 2004 से वो अटैच हो गया गूगल के। उसने ना उन चारों बंदों को ना लीडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। उन्होंने कहा कि ना आप ऐसा करें, आप डिजिटल कैमरा के लिए ना बनाओ, आप ऐसा करो कि स्मार्टफोन जो होते हैं ना उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। तो फिर इन्होंने ना उस प्रोजेक्ट पे जब काम किया तो उन्होंने उसको लिनक्स बेस एक एंड्रॉयड का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। 2005 के अंदर ये प्रोजेक्ट मतलब एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कि वो पर्सनल कंप्यूटर पे भी आप एंड्रॉयड जो आपका लिनक्स बेस्ड एंड्रॉयड है ना उसको इंस्टॉल कर सकोगे, उस पर डेवलपमेंट कर सकोगे। 2007 में क्या हुआ, गूगल ने क्या किया, एक ना कम्युनिटी डेवलप की। इस कम्युनिटी का नाम था ओपन हैंडसेट अलायंस। अलायंस का मतलब होता है एसोसिएट होना, ठीक है, जुड़ जाना। और हैंडसेट मतलब मोबाइल। जितनी मोबाइल की कंपनीज काम कर रही थी ना हार्डवेयर के ऊपर, जितनी काम कर रही थी सॉफ्टवेयर के ऊपर, उन्होंने कहा कि सारी जितनी भी कम्युनिटी है ना उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दो, ठीक है। और ये ओपन है, ये ओपन था कि कोई भी नया बंदा भी अगर एक इंडिविजुअल भी है ना वो भी आ सकेगा। तो ये ना एट द स्टार्ट कंसोर्टियम ऑफ 84, कंसोर्टियम आप कह सकते हो एसोसिएशन ऑफ 84 फर्म्स का जो काम कर रही थी मोबाइल या टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सारी कंपनीज का मिक्सचर बन के कम्युनिटी बन गई, ठीक है। तो उसे नाम दिया था ओपन हैंडसेट अलायंस का। अब ये इसका काम ये था कि ये जब आपस में जुड़ी ना, इन्होंने कोई हार्डवेयर पे काम कर रहा था वो भी उसी कम्युनिटी का पार्ट था, कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था वो भी उसी मतलब फर्म का पार्ट था। तो अभी ये ओपन हैंडसेट अलायंस अभी भी है, सही है। जो जितनी डेवलपमेंट होती है सिर्फ गूगल नहीं करता, बाकी सब लोग भी रोल प्ले करते हैं। हाँ, जो एंड्रॉयड में ज्यादा नाम है क्योंकि गूगल ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो गूगल का ही नाम भी चल रहा होता है, ठीक है। तो इसके वर्जन्स अभी तक कौन कौन से आए हैं, एंड्रॉयड के वर्जन्स ना डिफरेंट बहुत सारे आए हैं। और ये ना पहले जब आते थे ना अल्फाबेटिकली आते थे, ABCDEFG करके ना यूं करके इसके वर्जन अल्फाबेटिकली आते थे। और हर एक को ना उन्होंने कोई केक्स का स्वीट्स का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो वो जो चीजें थी ना
जरा एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पहला लिखा हुआ है कप केक। कप केक हमारा पहला वर्जन नहीं था, इससे पहले भी वर्जन आए थे। उसका नाम था अल्फा, बीटा, ए बी उसे कहते हैं। तो ए बी जो वर्जन थे ना वो कब आए थे? वो ना ये जब ये 5 लोग काम कर रहे थे ना, इन्होंने जो वर्जन बनाया था डिजिटल कैमरा के लिए, वो वर्जन थे अल्फा बीटा। ए बी यानी इसके अंदर बन गए थे, इसलिए ना ये ज्यादातर इसके वर्जन आपको मिलेंगे। तो कप केक से इसका वर्जन का नाम एक्चुअली स्वीट्स के ऊपर देना शुरू किया। तो इसमें उन्होंने बोला कि कप केक जो हमारा तीसरा वर्जन है ना, ये होगा कप केक। ये किसके लिए बनेगा, इसमें क्या फीचर्स होंगे, वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस वर्जन का इसका जो वर्जन था इंडेक्स, वो था 1.5.0। रिलीज हुआ था 27 अप्रैल 2009। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें कि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बंदे का, कि जब हम काम कर रहे हैं ना तो क्या चीज पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट भी तो डेवलप हो ना। बजाय इसके कि क्यों, अगर मैं सिर्फ कोडिंग ही आपको कराता रहूंगा ना, उसमें फिर आप थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे कि ये तो भाई हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो शायद हमने पढ़ी भी नहीं है और ना हमें इससे इसके बारे में पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी हर चीज के बारे में पता हो। सही है कि आपसे कोई पूछे कि कप केक में क्या चीज आई थी, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता हो। या इसके कोई आपसे पूछे कि वर्जन आए थे तो उनके नाम बताओ, आपको वर्जन के नाम आते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। इट इंक्लूड्स, इनको याद रखने की, मेमोराइज रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना चाहिए। सही है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द बेसिक गूगल प्रोग्राम्स, सर्च, ईमेल, कॉन्टेक्ट्स या कैलेंडर। तो पहला जो इसका वर्जन था ना उसमें ये चीजें अवेलेबल थी कि आप क्या कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो गूगल के ऊपर, ईमेल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट्स देख सकते हो, कैलेंडर्स को देख सकते हो। ठीक है। अलोंग विथ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होगा एक वक्त में ना एक ही एप्लीकेशन चलेगी, दूसरी एप्लीकेशन पैरेलल नहीं चला सकता मैं। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ए सिंक्रोनाइजेशन। ए सिंक्रोनाइजेशन ये होती है कि एक वक्त में एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन हो सकती हैं। तो अभी ये जो पहला वर्जन आया था ना उसमें ये था कि सिंक्रोनाइज था, सिंक्रोनाइजेशन था। तो उसमें एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन चलती थी। सपोर्ट फॉर विजेट्स सच एज सर्च बॉक्स इनटू द ऐप ऑन द होम स्क्रीन। अगर मैं कोई होम स्क्रीन पे सर्च करना चाहूँ एप्लीकेशन को, वो भी कर सकता था। वर्चुअल कीबोर्ड आपको मिल जाता था। ठीक है। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एम पी ई जी फोर जो वीडियो आपका सपोर्ट है वो मिल जाता था। यूट्यूब की अपलोडिंग आप कर सकते थे। इस तरह की कुछ फीचर्स हैं, यानी अभी नए नए जो फीचर्स आ रहे हैं ना वो आपको हर एक वर्जन के अंदर डिफरेंट मिलेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास था डोनट। सी के बाद है डी, डी उसका डोनट है। ठीक है। तो पहला अल्फा बीटा, फिर हमारे पास सी के बाद कप के हो गया, फिर डी के बाद डोनट, उसका नाम दे दिया। तो ये आया था 1.6। अब ये 1.6 रिलीज हुआ था 2009 के अंदर ही हुआ था। वो अप्रैल में हुआ था, ये आपका सितंबर में हुआ। सर्च जो है एक्सटेंडेड टू इंक्लूड बुक मार्क और हिस्ट्री। तो वो कहता है ब्राउजर के अंदर ना बुक मार्क और हिस्ट्री भी आप बना सकते थे। फिर कैमरा के इंटीग्रेशन और फीचर्स आपको दिखा देते हैं। फिर अगला जो वर्जन है उसका नाम था एक्लेयर। तो 2.0 और 2.1 ये जो वर्जन था ना, अब ये जो अलग अलग चीजें लिखी हैं इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ। ये इंडेक्सेस है कि दूसरा वर्जन दूसरा ही है, लेकिन इसमें ना 0 पहले उसका रिलीज था, फिर उसकी जो अगली रिलीज है ना उसमें वर्जन चेंज नहीं हुआ, बस एक आध फीचर को ही उसने ऐड कर दिया, वर्जन वैसे का वैसे ही है। ठीक है। तो ये इसकी रिलीज आती है, यानी 2.0 पहली रिलीज आई थी, फिर 2.1 बाद में रिलीज आई थी। ये दोनों एक ही साल में आते हैं। अगर रिलीज आए तो फिर वो स्मॉल मॉडिफिकेशन के साथ आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसकी मॉडिफिकेशन आ जाती है। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। उन्होंने ना एसएमएस को इंक्लूड कर दिया, एमएमएस को इंक्लूड कर दिया, HTML5 का सपोर्ट आ गया ब्राउजर के अंदर। ठीक है। पहले HTML पे चल रहा था। तो कैमरा के फीचर इंक्लूड हो गए जैसे फ्लैश और जूम। अगर आपको पुराने से पुराना मोबाइल भी नजर आएगा ना, पहले फ्लैश कई मोबाइल में होते नहीं थे, स्मार्ट थे लेकिन उसमें फ्लैश और जूम का फीचर नहीं थे।
तो क्लियर जब 2009 में आया तो इसके बाद जो आपके मोबाइल नजर आएंगे उसमें फ्लैश भी होंगे, जूम भी आपको फीचर नजर आएगा। फ्रोयो उसके बाद आया, ई के बाद एफ, एफ का नाम उन्होंने दिया फ्रोयो। ठीक है, 2.2 से 2.2.3, ये पहला जो था ना, इसमें 3 वर्जन आए थे। इंडेक्स का मतलब ये है कि 2.2 तो वर्जन का नाम है। इसके बाद डॉट करके ना, 0 भी आया होगा, 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा। तो इसकी रिलीज कितनी आई थी? 3 रिलीज आई इसी वर्जन की। इसमें क्या क्या रिलीज हुआ? ये 2010 में आया, सपोर्ट फॉर ब्लूटूथ हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ की हैंड फ्री आप लगा सकते थे। पुश नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ना अक्सर एप्लीकेशन की होती है, उसमें कोई भी उनका ऐड चल रहा होता है, वो यहाँ पे आपको ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये जो आपके पास ऐड है ना, फॉर एग्जांपल 20 दराज की मैंने एप्लीकेशन की हुई है, उस पर कोई ऑफ लगा हुआ है तो उसका वो नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, तो इसे कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। तो वाईफाई हॉटस्पॉट फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती थी इसके अंदर। ग्रेटर स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल जाते थे, थोड़े स्क्रीन्स बड़ी हो गई थी यहाँ पे, 2010 की बात है। उसके बाद आपके पास दिसंबर में 2010 में 2.3.7 तक इसके 7 वर्जन आए थे, यानी इसकी 7 रिलीज आई होंगी। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक इसकी रिलीज आई होंगी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, इनहांस कॉपी पेस्ट की फीचर डाल दिया। कुछ फ्रंट फेसिंग कैमरा, फ्रंट कैम नहीं होता था, वो चीज डाल दी। ए सी डबल ए सी ऑडियो सपोर्ट, ये आपके पास सपोर्ट आ गया। फिर अब तो डुअल वाला आ गया ना, ये पहले स्पीकर वाला उन्होंने सपोर्ट डाला। फिर उन्होंने नियर फील्ड कम्युनिकेशन डाल दी, एनएफसी से बोलते हैं, जैसे जिसे आप ये भी कह सकते हो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का उन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। तो हनीकॉब, इसके बाद आया हनीकॉब, जी के बाद एच, एच में हम हनीकॉब, तो ये 2011 में आया। 3.0 से इसके जो वर्जन आए थे 3.2, यानी पहले आया होगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.2 के ऑनवर्ड इंडेक्सेस हैं। तो इसके 6 रिलीज फिर आए थे, यानी यहाँ पे काफी इसके रिलीज आए होंगे। तो वो जो रिलीज आए थे, इससे ना खास तौर पे पता किस लिए रिलीज किया गया था? टैबलेट्स के लिए। ये सिर्फ टैबलेट्स के लिए वर्जन आया था, ये मोबाइल वर्जन नहीं था। सही है, इसके अंदर एडवांटेज ये था कि बड़ी स्क्रीन पे चलेगा। आइसक्रीम सैंडविच, इस ये जब वर्जन आया ना, इसमें 2 वर्जन को मिक्स कर दिया गया कि जो आपके पास गिंगर ब्रेड, जो पुराना वर्जन था जी और एच, दोनों वर्जन को मिक्स कर दिया। हनी कॉप और गिंगर ब्रेड दोनों को मिक्स करके एक वर्जन बनाया गया, और इसे कहा गया कि ये अब ना वर्जन जो हमारा होगा ना, सिर्फ टैबलेट्स पे नहीं चलेगा। अब एक ही वर्जन आपका आइसक्रीम सैंडविच जो है ना, वो टैबलेट पे भी चलेगा, और आपका क्या नाम है, स्मार्टफोन पे भी चलेगा, आपका वेयरेबल डिवाइसेस पे भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोड्यूस फीचर हुआ था वो ये था कि क्रॉस आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर चले। दूसरा, आपके पास डिवाइसेस है, क्रॉस डिवाइसेस है, उनके ऊपर चले। दूसरा ये था कि एनएफसी में डेटा ट्रांसफर आप स्पीड के साथ कर सकते थे, कि आपके पास ना पहले बहुत ही करीब रखना पड़ता था, दोनों को जोड़ के रखना पड़ रहा था। अब थोड़ा सा उसने रेंज डिफाइन कर दी थी कि इतनी रेंज में होगा तब भी आप ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जेली बीन्स, अच्छा ये जब 4 वर्जन स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे जितनी भी रिलीज आई है ना, इसके बाद एंड्रॉयड का बूम आया। यहाँ पे जो सीरीज आपकी आई थी ना, सैमसंग गैलेक्सी नेक्सिस सीरीज या आई सीरीज के नाम से भी आया था, वो जो वर्जन थे ना सारे के सारे, यहाँ से स्मार्टफोन का बूम आया था। ठीक है, आइसक्रीम सैंडविच से कि लोगों ने बड़ा ही स्मार्टफोन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, एंड्रॉयड फोन्स को यूज करना शुरू कर दिया था। तो जेली बीन्स इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ 2012 के अंदर। इसमें आपको वॉइस का फीचर मिल गया, जैसे एप्पल का सीरी था ना, उसको काउंटर करने के लिए एक उन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें आपको ना स्वाइपिंग जेस्चर्स मिलना शुरू हो गए, जैसे हम स्वाइप नहीं करते मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करते हो ना, वो जेस्चर्स कैसे काम करते हैं हम इसको भी चलाना सीखेंगे। स्वाइप करना, स्वाइप अप कैसे करते हैं, डाउन कैसे करते हैं, लेफ्ट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, इन्हें बोलते हैं जेस्चर्स। तो जेस्चर्स से भी इनपुट होती है। अगर मैंने थंब प्रिंट है,
जैसे मैं थंब से कोई लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना ना उसे बोलूंगा कि अपना थंब लगाओ, तो थंब से वो रिकॉग्नाइज करेगा उस पिक्चर को, फिर अगर वो मैच होती है तो फिर लॉगिन हो जाएगा। इस तरह की चीजें अगर आपने करना चाहते हो तो उसे कहते हैं जेस्चर्स। तो जेस्चर्स से भी इनपुट इसमें अलाउ थी जेली बीन्स के अंदर। इस पे आप प्रिडिक्टिव टेक्स्ट वर एडेड इनटू द, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ ना कोई भी, तो मुझे कीबोर्ड पे ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये वर्ड क्या आप ये लिखना चाह रहे हो। मैंने लिखा ए डी, तो वो कहते हैं आप एड्रेस लिखना चाह रहे हो, आप कुछ और लिखना चाह रहे हो, तो प्रिडिक्ट भी आपको करना शुरू हो गया जेली बीन्स वर्जन में। किटकैट में क्या हुआ, किटकैट वर्जन के अंदर 2013 के अंदर आपको सपोर्ट मिल गया कि ये जितने भी वर्जन है ना आपके, ये जो वर्जन है ये पुराने सभी मोबाइल पे चलेगा। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ ना जो वर्जन आया है ना वो 2012 से ऑनवर्ड जितने भी फोन्स होंगे उनके ऊपर चलेगा, वरना पुराने वर्जन पे यानी पुराने फोन्स पे वो चलता ही नहीं था, यानी अपग्रेड ही नहीं होते थे। अब तो अपग्रेड भी हो जाते हैं ना, पहले अपग्रेड होते ही नहीं थे। सही है, तो वो फीचर कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, 2013 से। क्या बना, आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर किसी का फोन ना जेली बीन्स के अंदर है ना, तो वो किटकैट वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकता है। तो इसके कौन कौन से वर्जन आए थे, 4.4, और 4 इंडेक्स का मतलब होगा पहले तो वर्जन है। ये 4.4 जो लिखा होता है ये वर्जन होता है, आगे इंडेक्सेस होते हैं। इसके कितने रिलीज आए होंगे, 1 2 3 4, 4 रिलीज इसके आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आपको सपोर्ट मिल गया कि ओल्डर फोन में अगर किसी के 1 GB से कम भी मेमोरी है ना, उसके ऊपर भी वो चल जाता था। इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, ओके गूगल, कि अगर आप कोई भी वॉइस एक्टिवेट करना चाहते हो आप ओके गूगल कहो, तो उस पे एक्टिवेट हो जाता था, फिर फर्दर आप कम्युनिकेट कर सकते थे गूगल के थ्रू। ठीक है, फिर लॉलीपॉप वर्जन जो आया 5.0, ये बड़ा ही फेमस हुआ था। इसके बाद इसने जो मोबाइल की ना पूरा उन्होंने डिजाइन ही चेंज कर दिया। तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड्रॉयड फोन्स को काफी फेवर मिलना शुरू हो गया है एज कम्पेयर टू iOS। तो लोगों ने काफी इसमें मूव करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने मटेरियल डिजाइनिंग यूज की, जिसे मैं बोल मटेरियल डिजाइनिंग को ना आप ये भी कह सकते हो कस्टम डिजाइनिंग। कि ना अब ना बटन तो सिंपल लगा ही हुआ था ना, अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लगे हुए हैं, या फिर कोई इनपुट के लिए कोई इनपुट फील्ड है, तो उनको ना थोड़ा सा उन्होंने मटेरियलाइज कर दिया, कि थोड़ा सा कस्टम करके आपको शो करना शुरू कर दिया, एनिमेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। तो लॉलीपॉप वर्जन में अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी मटेरियल डिजाइनिंग मिलेगी। लेकिन मैं अभी ये कहूंगा कि ये भी बहुत ही पुराना वर्जन है, 2014 का है ये। हम इस पे कोड नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट पे ही करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें सारे फीचर्स होंगे। आप ये मत सोचें कि अगर मैं अगले फीचर पे जा रहा हूं ना तो इसमें जो चीजें होंगी बस यही होंगी, ऐसा नहीं है। इसमें वो सारी चीजें भी होंगी जो पुराने वर्जन में भी हैं, क्योंकि यहाँ से ना ऑनवर्ड ओल्डर वर्जन का सपोर्ट आ गया था। ठीक है, तो मैं अगर लॉलीपॉप यूज कर रहा हूँ तो मुझे किटकैट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। सही है, उसी तरह यहाँ पे आपको उन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किया कि सेपरेट पर्सनल और बिजनेस एप्स आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मार्च मेलो, ये जो वर्जन आया था ना ये काफी सिक्योर था। कुछ लोगों ने ना कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि हमारा जो है ना फोन हैक हो जाता है भाई, हमारा डाटा जो है वो कहीं मतलब लॉस्ट हो जाता है, या फिर हैक हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए 2015 में ना जो वर्जन आया था इसकी एक ही रिलीज थी, एक 0 के लिए रिलीज आए थे, एक 1 के लिए। तो जो रिलीज आए थे ना वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थी। इसमें उन्होंने सिक्योरिटी को ना काफी हद तक परमिशंस के अकॉर्डिंगली ना, जब भी कोई ऐप करोगे तो परमिशंस जब तक नहीं दोगे ना अब वो ऐप चलेगी भी नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने फिंगर प्रिंट की सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता था, कि अब अगर लॉग इन मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी भी एप्लीकेशन को, बैंक की एप्लीकेशन है, तो उसे मैं अगर फिंगरप्रिंट से करना चाहता हूँ तो वो भी मुझे मिल जाएगा। फिर ऑटोमेटिक डेटा बैकअप आप कर सकते हो गूगल क्लाउड पे। जैसे मेरा ना अभी मोबाइल के अंदर गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो अगर मैं जितना भी डाटा है ना उसको बैकअप करना चाहूँ अपने ही जीमेल अकाउंट या ड्राइव पे, मेरे हर कोई डाटा अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह का फीचर आपको मार्च मेलो के सपोर्ट से मिला था। द गूगल नाउ वॉइस सर्च could be addressed
फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। तो उन्होंने कहा कि लॉक स्क्रीन भी होगे ना तब भी आप वॉइस को यूज कर पाओगे, ठीक है। इस तरह के फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अगला वर्जन आया एम के बाद एन। एन है नॉकेट के लिए, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके कितने इंडेक्स हैं जरा देखें। 0 वर्जन आया ना, उसके बाद आया 7.1, उसकी आगे इंडेक्सेस है, इसकी रिलीज आई होंगी। पहले 7.0 था, फिर 7.1 हुआ, उसकी आगे रिलीज आई होंगी 1 और 2, ठीक है। तो इसकी दो रिलीज आए। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ऑन द, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जैसे होता है ना, कि मैं 3 बार प्रेस करूं अपने वॉल्यूम और उसके पावर बटन को, तो मुझे ना ले जाते हैं इमरजेंसी कॉल्स के ऊपर, ताकि मुझे ना अगर किसी इमरजेंसी के दौर पे भी अगर किसी को करना पड़े ना कॉल शॉल, तो वो मेरा हो सके, ठीक है। कुछ ऐसा सपोर्ट आपको इसके लिए लॉग इन नहीं करना पड़ता था, आपको लॉक स्क्रीन पे ये फीचर मिल जाते थे। फिर सेटिंग्स मेन्यू शो मोर इंफॉर्मेशन विदाउट गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो काफी सेटिंग इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई। उसके बाद और ओरियो जो वर्जन आया, इसके अंदर 2017 में ये रिलीज हुआ। यहाँ पर उन्होंने ये कर दिया कि बैटरी लाइफ और इसके ना जो परफॉर्मेंस है उस पे ऊपर थोड़ा सा इन्हांस हो गए। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन, आप तो देखें ना कितनी एप्लीकेशन आ गई हैं 2017 में। अब अगर फोन लेने जाता हूँ ना तो उसमें आपको 100 कितनी जीबी मिलेगी मेरे पास, कि 8 GB रैम भी मिल रही है मुझे। मुझे 128 GB से ऊपर डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। 256 भी मुझे रोम मिल रही है। तो इस तरह की चीजें आपको 2017 के बाद वाली चीजों में मिलेगी, उससे पहले ये चीजें नहीं थी। यूजर हैव मोर कंट्रोल ओवर नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन को मैं हाइड भी कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन पे अगर मैंने कोई क्या नाम है रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकूंगा। तो नोटिफिकेशन अगर कोई मुझे कोडिंग करनी है ना नोटिफिकेशन की, तो वो सारा ओरियो आपको प्रोवाइड करेगा, वो सारी सेटिंग्स आपको कंट्रोल मिल जाएगा, ये वर्जन हमें प्रोवाइड करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल पाई में काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ओरियो का सारा सपोर्ट होगा, पिछले वर्जन के सारे फीचर्स होंगे और नए वर्जन के भी फीचर्स मेरे पास होंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि बैटरी लाइफ बाय ऑफरिंग अडाप्टिव फीचर। अडाप्टिव अडाप्टिव क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे ना, मैं अपना फोन जो है ना लेकर गया सूरज के रोशनी में, तो अक्सर ना आपने देखा होगा उसकी ब्राइटनेस खुद ब खुद चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब मैं कम रोशनी में लेकर आऊंगा तो ब्राइटनेस वैसे ही लो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के जो फीचर्स है ना अडाप्टिव उसे बोलते हैं, कि माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, इसे कहते हैं अडाप्टिव। सही है। तो अडाप्टिव टाइप उन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किए एज लर्निंग हाउ टू यूज एप्स एंड चेंज ब्राइटनेस। फॉर एग्जांपल आपने ना कोई इस तरह का अडाप्टिव फीचर लगाना है कि मैंने ना एक एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं चाहता हूँ उसमें ना नोटिफिकेशन, अब सुबह से लेकर जब मैं मोबाइल से ओपन करता हूँ ना, तो मेरे पास 60-70 जो नोटिफिकेशन आए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं कि जिसमें ना अडाप्टिव फीचर कुछ ऐसे हों कि जो मेरे काम के नोटिफिकेशंस है ना वो मुझे सिर्फ शो हो, बाकी सारे जो है ना वो वैसे डिस्कार्ड हो जाए, मुझे इग्नोर हो जाए। तो इस तरह की भी एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको पाई का सपोर्ट चाहिए होगा। पाई 9.0 जो वर्जन आया, इसके अंदर अडाप्टिव फीचर्स मैं ऐड कर सकता हूँ। पाई आल्सो प्रिडिक्ट्स व्हाट यू माइट डू नेक्स्ट, कि अगला काम हमें क्या करना है। स्लाइसेस डिस्प्ले रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द ऐप, जेस्चर्स कैन बी यूज इन द एडिशनल टू द बटन। तो जेस्चर्स तो पहले भी हमें मिल रहे थे, यहाँ पे भी उन्होंने सपोर्ट दे दिया कि बटन्स की बजाय आप जेस्चर्स यूज कर सकते हो, कि अब ना मुझे हर हर चीज के लिए लॉगिन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अक्सर ऐप आप देखते हो ना, तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप एप्स मिलती हैं आपको, कि आप ना जैसे फ्रूट कट वाली आपने गेम खेली होगी, तो उसमें फ्रूट जब आता है तो उसको आप स्वाइप करके ऐसे कट करते हो ना, तो इससे कहते हैं जेस्चर्स। वो कहता है कि इसके बटन्स की बजाय उन्होंने जेस्चर्स को यूज करना शुरू कर दिया है, तो वो वाला फीचर आपको यहाँ से पाई में मिल जाएगा। फर्दर जो जितनी भी रिलीज हुई ना पाई के बाद, ये 9.0 तक आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर चल रहा था।
इसके बाद जितनी रिलीज हुई 2019 में आया, 20 में आया, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, अभी नया वर्जन कह रहे हैं कि 25 में मार्च में आ जाएगा जो एंड्रॉयड 16 होगा। तो वो सारे ना इस तरह है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह उनके वर्जन इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिस वर्जन में काम कर रहे हो ना, अगर आपको उसके फीचर ही नहीं ना पता, तो फिर वो आप काम करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इसमें क्या क्या। हाँ, पुरानी चीजें तो मैं यूज कर सकता हूँ सारी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मटेरियल डिजाइनिंग करनी है, तो वो तो काम अगर मेरा हुआ था फ्रोयो के अंदर या मार्स मेलो के अंदर, अगर वो काम हुआ था, तो क्या मैं मार्स मेलो वाला फीचर 13 में यूज कर पाऊंगा? तो ऑफ कोर्स आप पुराने वर्जन जितने भी फीचर्स है ना आपको नए वर्जन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लेटेस्ट जिसमें काम करेंगे वो एंड्रॉयड 15 ही होगा। हम लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ही काम करेंगे, सही है। 16 अभी कमिंग सून है, फॉर एग्जांपल मार्च 2025 में इसकी रिलीज डेट है। वैसे गूगल ने दे दिया हुआ है, ठीक है, कि रिलीज हो जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐप कौन कौन सी बन सकती है। तो एक तरह की ऐप बनती है जिसे कहते हैं स्टैटिक ऐप। स्टैटिक ऐप वो होती है जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है या ऑनलाइन को सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता, उसे कहते हैं स्टैटिक ऐप्स। सही है, तो मैं स्टैटिक ऐप भी बना सकता हूँ, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोई भी डेटाबेस ना हो, कोई भी, यानी डेटाबेस हो लेकिन लोकल हो। ठीक है, डेटाबेस हो भी तो लोकल हो, ऑनलाइन सर्वर को यूज ना कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज ना कर रहा हूँ, तो उसे हम स्टैटिक बोलेंगे। जो एप्स हैं वो बिल्ड होती हैं इन दिस वे, आर डाउनलोडेबल होती हैं, यानी इसको डाउनलोड किया जा सकता है, इसकी बार बार अपडेट नहीं आती। ठीक है, तो इसकी बार बार अपडेट्स भी नहीं आएंगी क्योंकि ये ऑनलाइन है ही नहीं। आर एबल टू ऑपरेट ऑफलाइन, अगर मैं नेट बंद भी कर दूं तब भी मैं उसे यूज कर सकूंगा। ऐसी फीचर जिसमें हो उसे कहते हैं स्टैटिक एप्स। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हो, ऑनलाइन सर्वर से वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक की ऐप ही है, बैंक की ऐप है, अगर मैं नेट बंद कर दूं यूज नहीं होगी। इंस्टाग्राम की ऐप है, वो जो लोड पहले से हो चुकी है ना चीजें, वो आपकी लोकल डेटाबेस में आ जाती हैं। इसलिए आपको कई बार होता है नेट बंद भी कर दो ना, कुछ रील्स आपको नजर आ रही होती हैं। ठीक है, फर्दर जो अगर मैं नई रील कोशिश करूंगा ना, तो नीचे ना मुझे रिफ्रेश वाला बटन आना शुरू हो जाता है अगर नेट बंद है मेरा। तो वो जो चीजें मुझे आ रही हैं इसका मतलब है कि वो डायनामिक ऐप है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक ऐप वो होती है जिसमें इंटरनेट की जरूरत भी नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर ऐप में कोई भी आपके पास नेट की जरूरत नहीं होती, मैं बस कैलकुलेशन करूंगा, नेट बंद भी हो तब भी चलेगी, नेट चल रहा हो तब भी चलेगी। ठीक है, उसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। When the connection connected these app retrieve data updates from main server। तो जब जब हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का यूज कर रहे थे, इंटरनेट बंद कर दिया, तो जो जो लोड हो गए थे ना, लोड का मतलब ये पता क्या है? लोड का मतलब ये होता है कि आपकी जो लोकल डेटाबेस है ना, उसके ऊपर वो लोड हो चुकी है। ठीक है, डेटाबेस में वो स्टोर कर लेता है उन रील्स को, 10 रील्स को करता है। फॉर एग्जाम्पल ना इंस्टाग्राम ने ये लगाया हुआ है कि सबसे पहले ना जैसे आप लोड करोगे ना, तो पहली 10 रील्स जो है ना, 10 रील्स वो चले जाएंगी आपके लोकल डिवाइस के अंदर या लोकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, रोम के अंदर चले गए, तो वो आपको दिखा देगा। जैसे आप नेट बंद कर दो तो वो आपको शो होती रहेंगी जो आपने 10 पहले देख ली थी। लेकिन जैसे मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ ना और रिफ्रेश करता हूँ, तो फिर से अगली 10 पिछली वाली डिलीट हो जाएंगी, अगली वाली जो है वो अपडेट हो जाएंगी उसकी जगह। अब मैं देख सकूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे जैसे करते जाऊंगा वो लोड 10-10 करके वो करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एप्लीकेशन चलती है उसे डायनेमिक ऐप बोलते हैं। फ्रंट एंड जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रंट एंड लैंग्वेज इट ऑल अबाउट व्हाट अ यूजर एबल टू सी, जो चीज आप यूजर को दिखाते हो। फॉर एग्जांपल उसे हम यूआई स्क्रीन बोलते हैं, तो बटन हो सकते हैं उसके अंदर, इमेजेस हो सकते हैं, लेआउट्स हो सकते हैं। लेआउट्स फॉर एग्जांपल रिलेटिव लेआउट है आपके पास, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है आपके पास लीनियर लेआउट है। इस तरह के जो लेआउट्स यूज होंगे उस पे हम किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे, इनपुट फील्ड क्या होता है,
इस तरह की चीजें हम जब ऐड करते हैं तो उसे यूएस स्क्रीन बोलेंगे। टू डिजाइन दीज कंपोनेंट्स इन एंड्रॉइड वी नीड एक्सएमएल। तो एक्सएमएल लैंग्वेज यूज होगी फॉर डिजाइनिंग। एंड एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग अगर मैं बैकएंड करना चाह रहा हूँ तो फिर मेरे जावा या कॉटलिन में से कोई एक पे आप काम कर सकते हो। दोनों पे कर सकता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जावा के अंदर एप्लीकेशन बनाई और उसको कन्वर्ट कर दूं ना, मैं कॉटलिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी किया जा सकता है। और कॉटलिन में अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है उसको कॉटलिन से जावा में लेके आना हो फिर भी कर सकते हो आप। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं कोड। ठीक है, ये भी चीजें आपको सिखाएंगे। तो लेट्स सी। बैकएंड जो होगा, बैकएंड ऑफ एनीथिंग इज नॉट विजिबल टू द यूजर। तो बैकएंड हम उसी लैंग्वेज को कहते हैं जो विजिबल नहीं होता। ये हम प्रोग्रामर जो है वही कोड कर रहा होता है। इट कैन बी अ पीस ऑफ कोड और अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द सर्वर और मशीन टू सर्वर मशीन टू सर्व द यूजर रीड। फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की हुई है तो वो बैकएंड पे किसी यूजर को नजर नहीं आ रहा होगा। यूजर वो होगा जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ठीक है। तो बैकएंड के तौर पे जो डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं वो है एसक्यूएलाइट, फायरबेस, मोंगोडीबी, जैम, एसक्यूएल सर्वर। इस तरह की चीजें हम ऐड कर सकते हैं। एपीके क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने ना अक्सर एप्लीकेशन जब करते हो ना तो डॉट एपीके करके ना कुछ चीजें आपको शो होती हैं। तो ये असल में होता क्या है? ये असल में पैकेज है जिसमें सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग किट है जिसके अंदर सारा कोड और उसके रिसोर्सेज उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्जी फाइल की तरह ही एग्जीक्यूट हो जाता है हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी इसको पढ़ लेते हैं। इट इज अ पैकेज फाइल फॉर्मेट used by Android operating system for distribution and installation of a mobile app। कोई भी मोबाइल ऐप यूज आपने इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए एपीके आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है। इट मीन्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज सिमिलर टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे एक्जी फाइल होती है ना सी प्लस प्लस की, आपने अक्सर सी प्लस प्लस की फाइल देखी हुई एक्जी फाइल। एंड्रॉयड में जो बनेगी उसे एक्जी फाइल नहीं बोलेंगे, डॉट एपीके फाइल बोलेंगे। ठीक है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होती है। तो अब इसको जरा और पढ़ लेते हैं डिटेल में, इसमें क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स अब इन्वॉल्व होंगे, ये चीज देखने वाली है। तो असल में जब मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना, उसकी एप्लीकेशन का जो कोड है पता किसमें कन्वर्ट होता है? बाइनरी में नहीं होता। पता किसमें जाता है? वो जाता है डॉट डेक्स फाइल के अंदर। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। फिर फर्दर ये बाइनरी में कन्वर्ट तो जरूरी होगा क्योंकि कंप्यूटर इसे समझ नहीं पाएगा जब तक वो बाइनरी में कन्वर्ट ना कर ले। लेकिन जो हमारा सी प्लस प्लस का कोड है ना, वो जब कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट कोड, उसका पता क्या होता है? डॉट ओबीजे फाइल बनती है। ठीक है, तो इसको मैं जरा समझा देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना सी प्लस प्लस का कोड है। तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा ना, ये पता किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा इनटू डॉट ओबीजे फाइल। फिर कन्वर्ट होगा इनटू डॉट ईएक्सी फाइल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एंड्रॉयड का ऊपर काम कर रहे हो ना, जावा में कर रहे हो या फिर कोटलिन में कर रहे हो, ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू डॉट डेक्स फाइल। ठीक है, तो डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट किया, देन कन्वर्ट करेगा इनटू डॉट एपीके फाइल। ठीक है, ये जो एपीके फाइल है इसे आप ये भी कह सकते हो कि एग्जीक्यूटेबल या बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए इसकी एक्सटेंशन डॉट एपीके है। यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज होता है तो डॉट ईएक्सी इसकी एक्सटेंशन। ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर एपीके के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो जो कोड है वो कन्वर्ट होकर डॉट डेक्स फाइल में जो कन्वर्ट हुआ है वो फाइल इसके अंदर होगी। एक और चीज होती है उसे कहते हैं मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट को आप परमिशंस फाइल भी कह सकते हो। तो परमिशन फॉर एग्जांपल अक्सर आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हो, लोकेशन यूज कर रहे होते हो या कॉन्टेक्स्ट से कोई आप रीड कर रहे हो डाटा। तो अक्सर मैं ना जब उबर की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की तो वो आपसे ना परमिशंस मांगता है। वो कहता है अपनी लोकेशन ऑन करो। आप कह देते हो ठीक है ओके, ऑन कर दी। फिर आप कहते हो वो ना आपको पॉपअप मैसेज देगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट जो है ना आपके वो भी हमने रीड करने हैं तो हमें आप परमिट
करोगे तभी हम रीड करेंगे। तो मैंने ना उसे भी ओके कर दिया। वो सारी जितनी परमिशंस मेरे पास आती है ना, और पूरी एप्लीकेशन की समरी, सिर्फ परमिशंस नहीं होती इसके अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर, इसे डिटेल में हम देखेंगे भी, जब कोड में जाएंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मैनिफेस्ट के अंदर पूरी एप्लीकेशन की समरी भी होती है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें जितनी परमिशंस होती है ना, सारी इसके अंदर होती है। रिसोर्स फाइलें, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऑनलाइन इमेजेस, क्लाउड पे इमेजेस पड़ी हुई हैं, उनका जो पाथ है ना, फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, तो वो सारा चीजें रिसोर्सेज में आ जाती हैं। वीडियो से कोई आपकी एप्लीकेशन में यूज हो रही हैं, कोई आपने फॉन्ट यूज किए हुए हैं, कोई थीम यूज किए हुए हैं, वो जो एक्सटर्नल आपकी फाइल्स होंगी ना, उसे बोलेंगे रिसोर्सेज, जो कि एक एप्लीकेशन में आपने यूज की हुई है। ये रिसोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं? तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ कि रिसोर्सेज में आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, कि मैं यूज कर रहा हूँ, इमेजेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजेस की फाइल्स हो सकती हैं। इसके बाद आपके पास हो सकता है फॉन्ट्स, आप कोई यूज कर रहे हो, डिफरेंट फॉन्ट्स आप यूज कर रहे हो, आप थीम को यूज कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये रिसोर्सेज में आ जाए, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज के, हो सकता है ये कुछ रिसोर्सेज आप ऑनलाइन भी यूज कर रहे हो, कि मेरी सारी इमेजेस जो है ना, वो किसी सर्वर पे पड़ी हुई हैं, और मैं जस्ट उनका लिंक यूज कर रहा हूँ। तो वो सारी भी इंफॉर्मेशन इसी रिसोर्सेज फाइल में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अ, हम चलेंगे, हमने इसको देखा पैकेज को। पैकेज में तीन चीजें होंगी, मैं फिर से रिपीट कर दूं। एक तो सोर्स कोड जो कन्वर्ट होके डॉट एक्स में कन्वर्ट हो गया। नंबर टू, परमिशन फाइल्स या समरी ऑफ द ऐप, रिसोर्सेज सारे, ये तीनों का मिक्सचर होगा डॉट एपीके। इन चीजों को अगर आपको ना भी पता हो ना, तो कोडिंग आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि डॉट, एंड्रॉइड से रिलेटेड एक चीज है कि डॉट एपीके फाइल में क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो कोड की जो आपकी डेक्स फाइल होती है वो होती है, दूसरा मैनिफेस्ट फाइल होती है, और तीसरा रिसोर्सेज होती है। लेट्स सी कि एक्सएमएल जो है वो है क्या चीज, इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ना इमेज लगाना है, ठीक है, अपने यूआई के अंदर, तो मैं एक्सएमएल के थ्रू जब लगाऊंगा तो मैं उसके टैग्स लिखूंगा, और जो भी डाटा मैं शो कराना चाहूंगा ना, वो ट्रांसफर होके यूआई में मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज लाइक एचटीएमएल। जैसे एचटीएमएल होता है वैसी ही लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। Unlike HTML, XML is a case sensitive। तो यहाँ पे बात है कि HTML में ना छोटा टैग लिखो या बड़ा टैग लिखो, जैसे पैराग्राफ आपने बनाना है ना, P बड़ा लिखो छोटा लिखो, वो अक्सर लग जाता है। HTML आपको कंपाइल करेगा तो लग जाता है, उसमें आपको केस सेंसिटिव नहीं मिलता। लेकिन कहा जाता है कि गुड प्रोग्रामिंग ये है कि आप जब डिजाइनिंग कर रहे हो कुछ छोटे टैग, आप उनके नाम जो है वो छोटे लिखो। लेकिन अगर हम बात करें एक्सएमएल के अंदर, तो ये केस सेंसिटिव है, यानी अगर किसी टैग को स्मॉल लिखना है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्स ईच टैग इज क्लोज प्रॉपरली एंड प्रिजर्व वाइट स्पेसेस। और एक टैग जो है अगर आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद थोड़ी स्पेस हो, तो वो स्पेस के बाद फिर आप दूसरा टैग यूज कर लो, फिर आप अगला टैग यूज करोगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं, वो भी देख लेंगे हम। We create XML layout in Android and later alter them using Java logic, जावा के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ना, इसे मैं जावा के बजाय ना ये भी लिख देता हूँ, जावा और कोटलिन दोनों लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। तो वो कहता है कि अगर आपने कोई ना बटन लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ना बटन लगाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है सबमिट, सबमिट का एक बटन, उस बटन के ना मैं जीयूआई को चेंज कर सकता हूँ थ्रू जावा और कॉटलिन लैंग्वेज। यानी मैं कोड के थ्रू भी जीयूआई में चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जीयूआई से ना सिर्फ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बल्कि उन्हें कस्टमाइज भी कर सकता हूँ कोड के थ्रू, ठीक है। ये वो बात कर रहा है। रिसोर्सेज आर द एडिशनल फाइल्स, और रिसोर्सेज वो फाइल्स होती हैं जो शायद
अगर आप लगाते हो तो खूबसूरत लगती है आपकी ऐप, अगर रिसोर्सेज ना भी हो एप्लीकेशन तब भी चल जाती है। स्टैटिक कंटेंट एंड एप्लीकेशन नीड सच एज एनिमेशन, कलर, लेआउट्स और मेन्यूज, ये जो चीजें हैं ये सारी रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी का बटन का कलर रखा हुआ है ब्लू, तो मैं चाहता हूँ ब्लू जो है ना मेरा थीम सेट हो जाए और हर एक में ब्लू मुझे नजर आए। तो बजाय इसके मैं ना एक विजेट को कलर चेंज करूं, मैं लेआउट का पूरा थीम ही चेंज कर दूंगा। अगर आपको मेन्यूज वगैरह चाहिए, फॉर एग्जांपल एक फाइल पे क्लिक किया उसके अंदर फर्दर मेरे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, उसमें से मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पास मेन्यू ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आप किसी में एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बटन सबमिट जब हो रहा है ना, तो सबमिट जब हो रहा है तो प्रोग्रेस के तौर पे ना एक सर्कल सा बना आ जाए और यूं घूमता हो। ठीक है, ताकि पता चले प्रोसेस हो रही है कोई एप्लीकेशन। इस तरह की चीजें आपने डालनी हो तो ये एनिमेशन भी आप डाल सकते हो। अच्छा, व्यूज क्या होते हैं कि जब भी कोई स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, हर स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है उसे कहते हैं व्यू। ठीक है, लेट्स सी के व्यू जो है उसमें फर्दर चीजें क्या है। इट रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है वो रेक्टेंगल टाइप आपको नजर आती है जिसकी साइडें आमने सामने के बराबर होती है। अक्सर फोन उठा के देखेंगे तो आमने सामने की साइडें बराबर आपको नजर आएंगी। फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट और इवेंट हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल उस स्क्रीन को ना, उस स्क्रीन में बहुत सारे व्यूज होंगे, जैसे उसमें टेक्स्ट लगा होगा, उसमें बटन लगा होगा, उसमें आपके पास प्रोग्रेस बार लगी होगी, उसके अंदर आपके पास एनिमेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, उन सबको व्यूज कहा जाता है। लेकिन उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, उसे ना प्रोग्रामिंग में बोलते हैं एक्टिविटी। एक एक्टिविटी स्क्रीन को बोला जाता है। तो जो पहली स्क्रीन मेरे पास जब मैं किसी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो पहली स्क्रीन मेरे पास आई लॉगिन की, उस लॉगिन स्क्रीन को मैं एक्टिविटी बोलूंगा। ये मेरे पास पहली एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी के अंदर फर्दर मेरे पास आप जब लॉगिन स्क्रीन को देखेंगे तो उसके अंदर फील्ड्स बनी होंगी, जैसे एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, फिर बटन। वो जो चीजें हैं ना उन्हें हम व्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो जो विजेट्स हैं उन्हें आप व्यूज बोल सकते हो। लेट्स सी के व्यू ग्रुप क्या होता है। व्यू के बाद व्यू ग्रुप, इट इज एसेंशियली एन इनविजिबल कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप मल्टीपल विजेट्स को ऐड कर सकते हो। डेट होल्ड्स मल्टीपल व्यूज, व्यूज की हमने बात की तो वो थे विजेट्स। विजेट्स या व्यूज दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। लेकिन व्यू ग्रुप वो होते हैं जिसमें मल्टीपल व्यूज का मिक्सचर होगा। ठीक है, यानी एक स्क्रीन आपने बनाई, उसके अंदर ना कंटेनर डाला, लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट ये होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। तो जब मैं बटन डालना शुरू करूंगा ना तो पहला बटन जाएगा मेरी रो नंबर 1 के अंदर, फिर दूसरा बटन जाएगा रो नंबर 2 के अंदर, तीसरा बटन जाएगा रो नंबर 3 के अंदर। इस तरह जो जा रहा है ना वो सेटिंग कैसे हो रही है उसे कहते हैं लेआउट्स। जो लेआउट्स है ना उन्हीं को हम बोलते हैं व्यू ग्रुप। लेआउट्स को व्यू ग्रुप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमनली आपके यूज होते हैं ना व्यू ग्रुप, वो कौन कौन से हैं। लिस्ट व्यू जैसे है आपके पास, ग्रिड व्यू है आपके पास, टेबल व्यू है आपके पास, उसी तरह रिलेटिव आपके पास व्यूज है, उसी तरह आपके पास लीनियर लेआउट जैसे होता है। ठीक है, जो आपको ये बताते हैं कि अभी ये जो व्यू है ना, यानी बटन है या कोई आपके पास विजेट है, वो कैसा कहाँ पे प्लेस होगा, अगला प्लेस कहाँ पे होगा, किस तरह की चीजें आपको बता रहा होता है। तो लेट्स सी इसको भी पढ़ लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं हमारे पास। लिस्ट व्यू क्या करता है, डिस्प्ले ऑल द कंपोनेंट्स जो इन द लिस्ट में शो करेगा और स्क्रोलेबल होंगे ये, यानी मैं लिस्ट के फॉर्म में डाटा शो होगा, उसे मैं स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकूंगा। ग्रिड व्यू डिस्प्ले आइटम्स इनटू टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशनल जो वो शो करेगा ना, ग्रिड की फॉर्म में शो करेगा, तो वो मेरे पास 2D टाइप आपके पास व्यू नजर आएगा। स्क्रॉल ये भी हो सकता है। ठीक है, टेबल व्यू क्या होता है, इसमें आपके पास रोज और कॉलम्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, जिसे लीनियर भी बोलते हैं, टेबल को लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्दर इस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सएमएल
XML NS एक नेम स्पेस है जो कि यूज होती है फॉर एग्जांपल अगर ना मैंने कोई भी टैग लिखना है ना, तो वो टैग की कोई लाइब्रेरी तो होगी ना। वो जिस जिस तरह हम कोड लिख रहे होते हैं ना, आईओ स्ट्रीम लिखते हैं तो सी आउट सीन में यूज कर सकता हूँ, नल वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। इस तरह की चीजें जो मैं यूज कर सकता हूँ ना, वो किसी ना किसी लाइब्रेरी में लिखी होंगी। तो अभी के लिए आप नेम स्पेस को यही समझ लो, नेम स्पेस क्या होती है, कोई लाइब्रेरी होती है। ठीक है, नेम स्पेस को आप कोई लाइब्रेरी बोल सकते हो। वैसे नेम स्पेस को बोला जाता है कि पैकेज ऑफ रिलेटिव क्लासेस। जो रिलेटिव क्लासेस होंगी ना, यानी एक दूसरे से रेलिवेंट जो क्लासेस होगी ना, वो एक ही पैकेज में पड़ी हो, उसे कहते हैं नेम स्पेस। जैसे हमने कोई नेम स्पेस पढ़ी हुई है सी प्लस प्लस में, उसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी जो है ना, वो कौन सी नेम स्पेस है, जरा इसको मैं आपको बता दूं कि हमने जो नेम स्पेस पढ़ी थी उसका नाम है एसटीडी। स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसके अंदर जो चीजें हैं ना, फर्दर लाइब्रेरीज हैं। जैसे आईओ स्ट्रीम इसकी अपनी लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग डॉट एच या स्ट्रिंग, ये इसकी अपनी लाइब्रेरी है, मैथ डॉट एच, ये सारी लाइब्रेरीज ना इस एक नेम स्पेस में लिखी हुई हैं। ठीक है, इस एक नेम स्पेस में मल्टीपल आपको लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो जो रेलिवेंट आपके पास क्लासेस होती हैं ना, अगर किसी एक पैकेज में हो, उसे बोलते हैं नेम स्पेस। तो लेट्स सी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि जीयूआई पे जब हम शिफ्ट होंगे ना, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मैं जीयूआई पे काम कर रहा हूँ ना, तो कम से कम वो जो नेम स्पेस एक्सएमएल एनएस जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो मैं यूनिफॉर्म, इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज इंडिकेटर, URI, URL जैसे होता है ना, ये होता है URI। ये भी URL जैसे होता है, हम पास करते हैं ना, पाथ दे देते हैं लाइब्रेरी का। तो आप वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेज इंडिकेटर जो है ना, इस पे आपने उसका कोई पाथ दे देना है ताकि वो लाइब्रेरी एक्सेस हो जाए। फर्दर मैं उस लाइब्रेरी के अंदर जो टैग्स होंगे ना उनको यूज कर सकूंगा। ठीक है, इन कंप्यूटिंग इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स used to identify a name of the resources। जो जो रिसोर्सेज हमने एक्सेस करने हैं उन सब के नाम यहाँ पे लिखे होंगे, ये वो वाली स्ट्रिंग होगी। सच आइडेंटिफिकेशन अनेबल टू इंटरेक्ट विद प्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क। यानी इसके लिए आपके पास नेटवर्क के थ्रू ये इंटरेक्ट करते हुए उन रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और आपको वो लाइब्रेरीज एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अगर डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे इंटरनेट तब भी चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट मुझे चाहिए होगा अगर मैं कोई लाइब्रेरी एक्सटर्नल कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी चाह रहा हूँ, कस्टमाइज कर रहा हूँ, तब भी मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग करना सीखेंगे, फिर मटेरियल डिजाइनिंग करना सीखेंगे, फिर फर्दर हम इसके साथ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को भी यूज करना सीख लेंगे। ठीक है, तो ये आज हम इतना रखते हैं ताकि इंट्रोडक्शन से हमें चीजें पता चल जाए। लेट्स सी के ना, अब एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज नेटिव नेटिव ऐप डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। वर्सेस हाइब्रिड, जो हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट, दोनों में फर्क क्या है। तो लेट्स सी कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं ना, जैसे आईओएस की कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, आईओएस ऐप कोई बना रहा हूं ना, तो मुझे इसके लिए जो एप्लीकेशन बनानी है ना, तो मुझे इसी के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनानी पड़ेगी। यानी एप्पल का जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओएस, इसके ऊपर मैं इसको टारगेट करके जो एप्लीकेशन बनाऊंगा ना, वो होती है नेटिव आईओएस ऐप। लेकिन अगर मैं लिनक्स, जो लिनक्स है उसके ओएस को टारगेट करके, जो कि कौन सा है, एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड को टारगेट करके जो एप्लीकेशन बनाऊंगा ना, वो होती है मेरे पास एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऐप ये होती है जो टारगेट करके सिर्फ स्पेसिफिक उसी प्लेटफॉर्म के लिए टारगेट करके बनाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
आप पीएचपी में कोई कोड करते हो ना, तो वो अब ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स और क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, हर चीज उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। मैंने ना वो जो एप्लीकेशन बनाई ना, पीएचपी को यूज करके वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट बनाई, तो वो किसके लिए चलेगी? सिर्फ ब्राउजर के लिए चलेगी, मोबाइल के ऊपर मैं कहता हूँ कि फिलहाल मैं रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहा, तो मैं उसे सिर्फ वेब पे चला सकता हूँ, मोबाइल पे नहीं चला सकता। अभी के लिए हम इसको समझ लें। इसी तरह मैं अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ और लिनक्स ओएस के ऊपर कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ एंड्रॉयड ऐप फोन में चलेगी और iOS पे ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर मैं बात करूं जैसे I2C की बात करते थे, I2C, आरबी सॉफ्ट का नाम सुना होगा आप, आरबी सॉफ्ट, और उसी तरह क्योर एमडी, उसी तरह आपके पास कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ, इंटेलीकोड, इसका नाम सुना आपने? ठीक है। इस तरह की जितनी कंपनीज है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो प्रेफर करती हैं हमारे पास जो डेवलपर हो ना, नेटिव ऐप डेवलपर हो। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, अभी बताऊंगा मैं। तो हम ना क्योंकि दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट वो होती है जो सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करके बनाई जाए। जैसे एंड्रॉयड iOS को टारगेट करके मैं जो एप्लीकेशन बनाऊंगा वो सिर्फ एंड्रॉयड फोन में ही चलेगी। हाइब्रिड कौन सी होती है? हाइब्रिड एप्लीकेशन कौन सी होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जो मैं कोड लिखूंगा तो वो चल जाएगा फॉर एंड्रॉयड एंड iOS आल्सो, ठीक है। तो वो मेरा चल जाएगा कोड एंड्रॉयड के लिए भी और iOS दोनों के लिए चल जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं ना, तो फिर क्या होगा? ऐसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड। और हाइब्रिड में कौन कौन सी हमारे पास टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं? उसमें सबसे पहले आ जाती है आपके पास रिएक्ट। अगर रिएक्ट नेटिव का नाम सुना हो, रिएक्ट नेटिव लिख रहा हूँ, रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, रिएक्ट जेएस और चीज है। रिएक्ट नेटिव जो है ये भी हाइब्रिड बनाने के लिए यूज होती है। उसी तरह हमारे पास फ्लटर, फ्लटर भी जो आपकी है, वो भी फ्लटर फ्रेमवर्क जो है वो भी आपके पास यूज होता है फॉर हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए। यानी इसमें कोड एक करेंगे, एंड्रॉयड के लिए भी बन जाएगा, iOS के लिए भी बन जाएगा। अगर हम इसमें बात करें फर्दर, तो और भी फ्रेमवर्क हैं, जैसे अ, हमारे पास आ जाता है, उसका नाम है जेमरीन, वो एक्स से बनेगा, जेमरेन। जेमरेन जो है ये ए जो सी शार्प के अंदर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना प्लेटफॉर्म है ना, ये उसने बनाया होगा, जेमरेन फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये सारे के सारे हाइब्रिड एप्लीकेशन बना। अगर मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, तो HTML के अंदर भी आप हाइब्रिड ऐप बना सकते हो, HTML के अंदर, ठीक है। तो एप्लीकेशन बनानी हो तो वो चाहे आप HTML यूज करके भी बना लें, ठीक है। तो हाइब्रिड और नेटिव में हमने फर्क देखा कि फर्क क्या होता है, नेटिव किसे कहते हैं और हाइब्रिड क्या किसे कहते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि ये भी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप जो आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं ना, जितने स्टार्टअप नए नए सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो सारे के सारे ना प्रेफर यही करते हैं कि हमारे पास जो है ना, क्योंकि बजट कम है, तो मैं चाहता हूँ एक ही डेवलपर हायर करूं, वो iOS पे भी काम कर ले, वो मेरा एंड्रॉयड पे भी काम कर ले, ठीक है। तो जिस जहां पे ये प्रेफर करते हैं उसे कहते हैं हाइब्रिड। मैं कहीं भी निगेट नहीं कर रहा कि उसका, इसका स्कोप ज्यादा है, उसका स्कोप ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। फ्लटर की अभी बात की जाए तो रिएक्ट 2023 के बाद ना थोड़ा सा नीचे गया, डाउन हो गया। इससे ज्यादा ना 2021 से ऑनवर्ड अभी तक फ्लटर का जो है ना, इसकी हाइप क्रिएट है, यानी अब इसका अभी अगर देखें अभी इसका स्कोप बड़ा हाई है, बूम है इसका। फ्लटर में आपको जॉब मिलेंगी। iOS जो अगर आप इसमें ऐप बनाते हो,
तो वो फिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए होती हैं, वो आपको स्विफ्ट एक लैंग्वेज है वो यूज करनी पड़ती है, या फिर ऑब्जेक्टिव सी यूज होती है इसके लिए। ये सी लैंग्वेज नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सी है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो ये दो लैंग्वेजेस इसके लिए यूज होती हैं, एंड्रॉयड के लिए यूज होती हैं, जावा और कॉटलिन। तो इसमें जावा और कॉटलिन, जो कॉटलिन है ना, ये भी 2025 में जो नया वर्जन आ रहा है ना, उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने भी हाइब्रिड शुरू कर दिया कि आप क्या करो, कॉटलिन से हाइब्रिड ऐप भी बना सकते हो। मतलब उससे जो डेवलपमेंट करोगे ना, वो हो सकता है एंड्रॉयड पे भी चले और आईओएस पे भी चले और डेस्कटॉप पे भी चले। कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं आगे गूगल के अंदर। ठीक है, जो नया वर्जन आ रहा है ना, उसमें ये होने जा रहा है। तो शायद मुझे फ्रेमवर्क में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही चीज से मैं यानी कोड करके चीजों को कन्वर्ट कर सकूंगा। ठीक है, लेट्स सी के यहाँ पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बजट की, बजट कह रहा हूँ, सैलरी, एवरेज सैलरी जो इसके अंदर है ना, इसमें एवरेज सैलरी जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो फ्रेश ग्रेजुएट को कम से कम एक अ, जो 1 लाख से लेकर, जिसे मैं 100K कर देता हूँ, 110K तक मिलती है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है फ्लटर के अंदर, यहाँ पे आपको 60K से लेकर ना 200K तक सैलरी मिलती है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्टअप में ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं ना, वो नए नए बने होते हैं, वो उन्हें डेवलपर चाहिए होता है वो जो दोनों में डेवलपमेंट कर दे, और बजट उनका कम से कम में जो हमारे अवेलेबल हो उसको वो हायर कर ले। ठीक है, तो फ्लटर हमारे पास इस वक्त, मैं पहले कह रहा हूँ कि इसका बूम है, एग्जैक्टली इसका बूम है। लेकिन अगर आप ये सीखने के बाद भी फ्लटर करते हो ना, तो ये आपके लिए फिंगर टिप पे काम करने जैसा होगा। ठीक है, मतलब एक चीज अगर आपको ये चीज आती है ना, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होना हो ना, यूं आप शायद सिर्फ सिंटेक्स देखोगे और बस शिफ्ट हो जाओगे, और शायद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, यानी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से यहां भी जा सकते हैं। हाँ, यहां से जब यहां आएंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसकी रीजन, क्योंकि इसके अंदर ना आपको बिल्ट इन चीजें मिल जाती हैं हाइब्रिड के अंदर। हाइब्रिड में ज्यादातर बिल्ट इन चीजें हैं और आपको खुद बनानी नहीं पड़ती। नेटिव के अंदर आपको बहुत सारी चीजें खुद बनानी पड़ती हैं। ठीक है, बनी बनाई चीजें मिलती तो हैं, लेकिन शायद बनी बनाई चीजों को यूज करके भी फर्दर मुझे कोड में उनकी जो इंटीग्रेशन करनी है उसके लिए भी फर्दर कोड लिखना पड़ता है। सही है, वहां पे आपको बिल्ट इन लाइब्रेरीज ज्यादा मिल जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी की बात की जाए, तो डेवलपर जो कम्युनिटी है ना, डेवलपर कम्युनिटी जो है इनकी बहुत ज्यादा है। जावा और कोटलिन की डेवलपर कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लटर या हाइब्रिड। इनकी कम्युनिटी कम है, क्योंकि इसमें ना मसले ये हैं कि थोड़ी सी ना, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो यहाँ पे ना थोड़ी सी स्लो ऐप चलती है एज कंपेयर टू नेटिव। नेटिव में ऐप हमेशा फास्ट चलेगी। उसकी रीजन मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर स्लो क्यों है। उसकी रीजन कि उसने ना असल में सिर्फ एंड्रॉयड पे नहीं चलना, उसने आईओएस के लिए भी अब एक ही कोड को कन्वर्ट करना है, उसके बाद डेस्कटॉप के लिए भी करना है, उसके लिए बाद आईओएस के लिए भी करना है। तो तीनों के लिए जब अब मैं उसे रन करूंगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू ये जो इसमें करेंगे। तो आप क्विकली जरा एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स जो है ना ज्यादा बेहतर है हाइब्रिड के निस्बत। हाँ, वहां पे भी अब जो है कुछ ऐसी एप्लीकेशन बन रही हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं इसे फास्ट कैसे किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी रिस्पॉन्स जो है ना नेटिव का बेहतर है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड। सही हो गया। अब यहाँ पे और बात कर लें तो कम्युनिटी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे लार्ज कम्युनिटी आपको मिल जाती है, लार्ज डेवलपर कम्युनिटी मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी कम्युनिटी कम है कि अगर मैं कोई एरर सर्च कर रहा हूँ कि आप स्टक हो गए ना, तो फिर शायद आपको उतने फॉरम्स नहीं मिलेंगे जितने फॉरम्स इनके हैं नेटिव एप्लीकेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल आपको डेवलपर कम्युनिटी मिलेगी। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं
बात करूं कि अब मैंने ना एक क्वेश्चन आप लोगों से किया था फ्यूचर गोल्स के बारे में। ठीक है, फ्यूचर गोल्स क्या है? तो हमें ना अपने फ्यूचर गोल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको फ्यूचर गोल्स भी ये सोचना पड़े कि अभी मैंने सोचा ही नहीं है या मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको सोच लेना चाहिए। ठीक है, पहले आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए फ्यूचर गोल्स क्या है मेरे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्या बनना है, मैंने फिलहाल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना ही है। मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टारगेट करना है, या डेवलपर बनना है, या फिर मैंने कोई डिजाइनर बनना है, या फिर मैंने कोई एनालिस्ट बनना है, कोई मैंने टीम को लीड करना है, कोई इस तरह का मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। तो मुझे लॉन्ग टर्म गोल तो मेरे माइंड में होने चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि मुझे ऐप डेवलपर बनना है, मुझे वेब डेवलपर बनना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी आप सब ने ओपन रहना है। आपने ये नहीं करना कि मैं सिर्फ एंड्रॉयड पे ही काम करूंगा, मैं सिर्फ वेब पे ही काम करूंगा। तो आपने ओपन रहना है बाय चूजिंग, कोई भी आपने फील्ड को चूज करना है तो उसके लिए ओपन रहना है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, तो इसको जस्ट इस तरह सीखें कि मैंने ना सबसे पहले इसको अभी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो फिर फर्दर मैं इस पे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करूंगा। ठीक है, और अगर मैं वेब पे जा रहा हूँ तो उस पर मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। फर्दर मुझे और इंटरेस्ट हो रहा है तो मैं और प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। लेकिन एट द एंड जब आप मेरे चार चौथा साल है ना, 7 या 8 सेमेस्टर जहां पे मैंने FYP उठाना है, वहां पे आप डिसाइड करें, चूज करने का वही सही टाइम। वहां पे चूज करें कि अब मैं किस में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। जिसमें आप बेस्ट है ना उसको चूज करेंगे। मैं चूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ना बोर नहीं होता जब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जब मैं बोर नहीं होता जब मैं ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ, तो मैं बोर नहीं होता। इस तरह की चीजें जो हैं आपको फिर चूज करने में हेल्प आउट करेंगी। लेकिन अभी स्पेसिफिक अभी नहीं होना, अभी आपने ओपन रहना है, ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, नेक्स्ट वीक में हमारी एक वीक में एक ही क्लास होगी, तो तब तक आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लें। तो अभी के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो पहला जो सॉफ्टवेयर मुझे करना है ना वो ये करना है, जेडीके को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप लिखोगे जेडीके डाउनलोड, पहला ही लिंक आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है 23 वाला है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहला चीज हो गई। दूसरी चीज कि आपने फिर फर्दर मूव करना है, नए टैब के अंदर मैं मूव कर जाता हूँ। यहाँ से आपने करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, उसको डाउनलोड कर लेना। देखें, दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपने करना है वो होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। इसको आपने लेडी बग जो वर्जन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसको फिलहाल डाउनलोड कर लें, नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही होगा ना मैं इसे पूरा इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। यहाँ क्लिक करें और यहाँ डाउनलोड करें। सही हो गया, दूसरा हो गया। फिर उसके बाद आपने करना है, नेक्स्ट क्लास में हम गिटहब पे पहले काम करेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग के ऊपर काम करेंगे। डिजाइनिंग वाला जो काम है वो करने के बाद फिर डेवलपमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग को इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे वेब के अंदर काफी ज्यादा डिजाइनिंग के लैंग्वेजेस हैं, जैसे HTML CSS करेंगे, फिर बूटस्ट्रैप करेंगे, फिर आप एंगुलर करेंगे, कुछ ऐसी चीजें, या रिएक्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, इसमें थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है, इतनी स्क्रीन को सिर्फ डिजाइन करना है। तो मैंने इसके लिए मुझे सीखना है कि विजेट्स कौन कौन से हैं, लेआउट्स कौन कौन से हैं, नंबर 2। नंबर 3 हम ये सीखेंगे कि इनको लगाने के बाद आपने मटेरियल डिजाइनिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि मटेरियल डिजाइन के बाद अगर मेरे कोई कस्टम लाइब्रेरीज को यूज करना है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मुझे मिलेंगी कहाँ से, तो वो कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन सी वेबसाइट है जिसको मैं विजिट करूँ तो मुझे थर्ड पार्टी जो डिजाइनिंग जो है लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। वहां से मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उन चीजों को सीखेंगे। तो हम ना कौन सी लैंग्वेज अगली क्लास में सीखेंगे, XML के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो लैंग्वेज है ना उसका नाम है XML, इसको सीखेंगे। और इसके अंदर जो नेम स्पेस है उसको भी मैं लिख देता हूँ NS, उसका नाम है NS, XML NS।
सही है। इस नेम स्पेस को यूज कैसे करेंगे, लैंग्वेज के टैग्स कौन कौन से हैं, विजेट्स किसे कहते हैं, व्यूज किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया। अब लेआउट्स को यूज कैसे करते हैं, फिर हम ये सीखेंगे कोडिंग के थ्रू करना हो तो वो कैसे होगा, फिर हम सीखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप से करना हो तो वो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम ना डिजाइनिंग वाला काम थोड़ा सा क्विकली करेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है जितना कि कोडिंग पे ज्यादा हम टाइम लगाएंगे, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है। तो पहले डिजाइनिंग पे काम कर लेंगे, उसके बाद हम कोडिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम पहले लैंग्वेज सीखेंगे, जावा एंड कॉटलिन दोनों का सिंटेक्स ऊप भी इसमें सीखेंगे। इसमें हम पीएफ के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, डीएसए के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। फिर हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हम अब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फिर मेजोरिटी जो हमारा टाइम लगेगा ना वो यही लगेगा कि ये जो बैकएंड लैंग्वेजेस है ना, इसको डिजाइन के साथ हमने कम्युनिकेट कैसे कराना है और एंड्रॉयड ऐप कैसे बनानी है, तो वही हम सीखेंगे। तो इस तरह मैं डिवाइड करके ना इसको करूंगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। तो लेट्स सी के हम ना आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था कि एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना है। इसके साथ एक और चीज को इंस्टॉल करना है आपने, गिट डाउनलोड लिखना है यहाँ पे, गिट डाउनलोड। अगर किसी के पास ये पहले से है तो वो रख सकते हैं, वरना इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो इंस्टॉल कर लें। तो गिट को इंस्टॉल कर लें। अगर विंडोज है तो विंडोज के लिए, मैक, लिनक्स, अगर कोई भी आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप इंस्टॉल कर लोगे। गिट के बाद अगला जो है वो है टोरटाइज। मेरे पास आ जाएगा टोरटाइज गिट, ये है। इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके हो जाता है। तो मैंने आपको कितने सॉफ्टवेयर बताए, मैंने आपको बताया JDK, फिर बताया एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर मैंने बताया यहाँ पे गिट, और फिर मैंने बताया टोरटाइज गिट, ठीक है। ये चार सॉफ्टवेयर ये हो गए। और इसके साथ ना अगर आपके पास VS कोड है तो VS कोड को अगर इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, वरना इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो स्टार्ट में ना मुझे ये वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। आपने ये सारे सॉफ्टवेयर कर लेने, ये 5 सॉफ्टवेयर हैं, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपसे इंस्टॉल हो गए, वरना इसका मैं कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, उसका पूरा लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल करना तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद जो उसकी सेटिंग करनी है ना वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप इंस्टॉल जब करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट के साथ एक डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड कर दूंगा, उसमें JDK कैसे इंस्टॉल करना है वो स्क्रीन के साथ होगा, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे करना है वो स्क्रीन के साथ लिखा होगा, और VS कोड को किस तरह से करना है, गिट को किस तरह से करना है, टोटाइज गिट को किस तरह से करना है। मैं नहीं चाह रहा कि ये मैं लेक्चर में चीजें कराऊं, हम इसको ना डॉक्यूमेंट बना के आपको शेयर कर देंगे कि इंस्टॉल कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे करना, ठीक है। तो हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में हम डिजाइन करना सीखेंगे कि कोई ऐप है उसको पहले डिजाइन करना, फिर उसे मटेरियल डिजाइन करना, ये सीखेंगे। फिर हम इसे कस्टम डिजाइन करना, कस्टम में ये है कि हम लाइब्रेरीज को यूज करके डिजाइन भी कर सकते हैं, वो कैसे होगा। तो ये 3 चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का प्लान होगा। कोशिश करेंगे हम 2 लेक्चर सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर लगाएं और फिर हम कोडिंग पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। ताकि फर्दर हमें डिजाइनिंग बाद में भी करनी पड़े, इसको कोड के थ्रू एंड विदाउट कोड कैसे होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, वो भी हम दोनों सीखेंगे, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है बेटा। आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं।